हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका फिजिक्स गुरु निपेंद्र भटनागर अपने नेक्स्ट सेशन में आपके साथ हूँ। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, प्रक्षेप्य गति। इट मीन्स प्रोजेक्टाइल मोशन। बहुत सारी घटनाओं में हम प्रक्षेप्य गति को देखते हैं और हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, प्रक्षेप्य गति। प्रक्षेप्य गति होती किस प्रकार की है, तो उसको समझने से पहले हम देखें एक समतल में गति। इट मीन्स द्विविमीय गति, या इसको हम कहते हैं मोशन इन ए प्लेन या टू डायमेंशनल मोशन। होता क्या है एक समतल में गति या एक समतलीय गति? तो जब कोई वस्तु एक समतल में गति करती है तो उसकी गति एक समतलीय गति या द्विविमीय गति कहलाती है। इसका मतलब है यदि कोई वस्तु इस प्रकार से गति कर रही है कि वो एक तल में गति, एक समतल में गति कर रही है, और समतल में गति का मतलब है उसकी गति को व्यक्त करने के लिए जितने भी हमें निर्देशांक, इट मीन्स कोऑर्डिनेट्स चाहिए, उनमें से केवल दो ही समय के साथ परिवर्तित हो रहे हों, यानी दो कोऑर्डिनेट्स के साथ ही हम उसकी स्थिति को पूर्णतः व्यक्त कर सकते हैं। तो ऐसी गति कहलाती है द्विविमीय गति, टू डायमेंशनल मोशन। तो अगर कोई वस्तु एक समतल में गति कर रही है तो सिंपली उसकी गति कहलाती है एक समतलीय गति, और इसके सिंपलेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है फर्श पर रेंगते कीड़े की गति। यदि फ्लोर पर, फर्श पर कोई कीड़ा गति करता हुआ चल रहा है तो वो टू डायमेंशनल मोशन है। कैरम बोर्ड के बोर्ड पर उसकी कॉइन्स की गति टू डायमेंशनल मोशन है। बिलियर्ड टेबल पर बिलियर्ड्स बॉल्स की गति टू डायमेंशनल मोशन है। और उसी के दो एग्जाम्पल्स हैं प्रक्षेप्य गति और वृत्तीय गति। इस चैप्टर में हम मेनली इस गति का अध्ययन करेंगे, प्रक्षेप्य गति। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यही समझेंगे कि प्रक्षेप्य गति होता क्या है, और इसी के रिलेटेड बहुत सारे टर्म्स हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप्य गति। अगर किसी भी वस्तु को हम गुरुत्व के अंतर्गत 90 डिग्री के अलावा किसी कोण पर फेंकें, मान लीजिए हमारे पास कोई वस्तु है, उसे हमने u वेग से फेंका है, और क्या, क्षैतिज से थीटा कोण पर, तो उसका जो पथ होगा वो ऊर्ध्वाधर तल में एक वक्राकार पथ पर गति करती है। इस प्रकार का उसका पथ होगा। और जो ये वक्राकार पथ है ये कहलाता है प्रक्षेप्य पथ, और उसकी गति कहलाती है प्रक्षेप्य गति। तो जब हम गुरुत्व के अंतर्गत किसी वस्तु को क्षैतिज से 90 डिग्री के अलावा, किसी को 90 को अलग क्यों कर दिया है, जब 90 डिग्री पर किसी वस्तु को फेंका जाता है तो वो सीधे ऊर्ध्वाधर जाती है और फिर वापस उसी पथ से लौट आती है, तो वो रेखीय गति हो जाती है, वो इस मोशन में नहीं आएगी। तो 90 डिग्री के अलावा अगर हम किसी भी कोण पर फेंकें तो जो ऊर्ध्वाधर तल में वो जिस पथ पर गति करती है वो कहलाता है प्रक्षेप्य पथ, और उसकी ये गति कहलाती है प्रक्षेप्य गति। ठीक है, तो परिभाषा इसकी हम ले लें तो जब किसी वस्तु को गुरुत्व के अंतर्गत नब्बे डिग्री के अतिरिक्त किसी कोण पर फेंका जाता है, प्रक्षेपित किया जाता है, तो ऊर्ध्वाधर तल में वह एक वक्राकार पथ पर गति करती है। यह पथ प्रक्षेप्य पथ कहलाता है। यह पथ प्रक्षेप्य पथ तथा वस्तु की गति क्या कहलाती है, प्रक्षेप्य गति। वस्तु की गति प्रक्षेप्य गति कहलाती है। प्रक्षेप्य गति को बेसिक पार्ट में आप समझें। हमने जब वस्तु को फेंका है u प्रारंभिक वेग से, तो वस्तु यहाँ पर क्षैतिज तल से चलना, गति करना शुरू हुई है।
यहाँ से चलते चलते मान लीजिए वो P पॉइंट पर पहुंची है, तो यहाँ देखें जब वो P पॉइंट पर पहुंची है और प्रारंभिक बिंदु हमने मान लिया है अगर ये O है, या इसको हम A पॉइंट कह लेते हैं, तो A से चलते चलते P पॉइंट पर पहुंची है। तो आप देखें इतने समय में जब वस्तु P पर पहुंची है तो उसने क्षैतिज दूरी क्या तय करी है, यहाँ से यहाँ तक हम मान रहे हैं x, और आप देख रहे हैं यहाँ की क्षैतिज की तुलना में उसने इतनी ऊर्ध्वाधर दूरी भी तय कर ली है, तो ये है हमारी y। तो इस प्रकार से दोनों तरह की दूरियां उसने तय की हैं, क्षैतिज दूरी x और ऊर्ध्वाधर दूरी y। तो इसका मतलब है जब वस्तु को हम ऐसे तल में फेंक रहे, ऊर्ध्वाधर तल में गुरुत्व के अंतर्गत फेंक रहे हैं, तो साथ साथ क्षैतिज गति भी करती है और ऊर्ध्वाधर गति भी करती है। तो इसीलिए इसको हम दो स्वतंत्र हिस्सों में डिवाइड करके गति का अध्ययन करते हैं, यानी प्रक्षेप्य गति दो तरह की गतियों का संयोग है, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर गति। जब हम क्षैतिज गति की बात कर रहे होंगे तो आप देखें क्षैतिज दिशा में अगर हम u का घटक लें तो क्षैतिज दिशा में u का ये घटक होगा u cos थीटा, और अगर ऊर्ध्वाधर दिशा की हम बात करें तो इस दिशा में u का घटक होगा u sin थीटा। इसका मतलब जब आप क्षैतिज दिशा में गति का अध्ययन करेंगे तो वहां पर प्रारंभिक वेग लिया जाएगा u cos थीटा, और ऊर्ध्वाधर दिशा में जब हम गति का अध्ययन करेंगे तो प्रारंभिक वेग वहां कितना होगा u sin थीटा। इट मीन्स u cos थीटा हमारी क्षैतिज गति को गवर्न कर रहा होगा या उसको चला रहा होगा, और u sin थीटा रेस्पॉन्सिबल है ऊर्ध्वाधर गति के लिए। क्षैतिज दिशा में जब आप गति देखें तो इस दिशा में कोई भी त्वरण नहीं है, ax = 0, इस डायरेक्शन में कोई त्वरण नहीं है। इसका मतलब इस दिशा में अत्वरित गति होती है क्षैतिज दिशा में, और इसी कारण पथ के किसी भी बिंदु पर चले जाएं u cos थीटा एज इट बना रहता है, क्षैतिज वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता। ऊर्ध्वाधर दिशा में गति हो रही है, गुरुत्वीय त्वरण चूंकि डाउनवर्ड है तो ऊर्ध्वाधर दिशा में गति त्वरित गति है, और यहाँ से यहाँ तक उच्चतम बिंदु जिसको हम B पॉइंट कहेंगे, ये पॉइंट हम C लेते हैं, तो A से B तक की गति गुरुत्व के विरुद्ध और B से C तक गुरुत्व के अंतर्गत गति होती है। तो इस प्रकार से जैसे जैसे पिंड ऊपर चलता है u sin थीटा गुरुत्वीय त्वरण के विरोध के कारण घटता चला जाता है, लगातार घटेगा, और उच्चतम बिंदु पर पहुंचते पहुंचते इसकी वैल्यू हो जाती है 0। तो उच्चतम बिंदु पर ऊर्ध्वाधर वेग कितना हो जाता है 0, इसीलिए वो और ऊपर गति नहीं करता, और अब गुरुत्व के कारण नीचे की ओर गिरना शुरू होता है। धीरे धीरे उसका u sin थीटा फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा नीचे की ओर निरंतर, और यहाँ बिंदु पर उतना ही मान प्राप्त कर लेता है जिस वेग से उसको फेंका गया था, जबकि हर बिंदु पर u cos थीटा उतना ही बना रहता है। तो ये समझ लेना बिल्कुल जरूरी है कि ऊर्ध्वाधर हमारा जो प्रक्षेप्य गति है उसके अंदर क्षैतिज दिशा में जो प्रारंभिक वेग है u cos थीटा, वो थ्रू आउट द मोशन पूरी गति के लिए अपरिवर्तित रहता है, ठीक है, और u sin थीटा की वैल्यू गुरुत्व त्वरण के कारण निरंतर परिवर्तित होती रहती है, ठीक है। और भी इसको और ब्रॉडली समझेंगे। तो इसको हम इस फॉर्मेट में लें, उससे पहले इसको मान लीजिए u वेग से किसी वस्तु को फेंका है क्षैतिज से थीटा डिग्री कोण पर, और इस दिशा में उसका प्रारंभिक वेग यानी प्रारंभिक वेग का क्षैतिज घटक है u cos थीटा, और इस दिशा में इसका जो घटक बना है वो है u sin थीटा। ये उसका उच्चतम पॉइंट हमने लिया है, और ये है पॉइंट B और ये है पॉइंट C। अभी हमने देखा इस बिंदु पर पहुंचते पहुंचते u sin थीटा का मान कितना हो जाता है 0, जबकि इस बिंदु पर क्षैतिज वेग u cos थीटा ही रहता है। यहाँ पर जो उसने मैक्सिमम ऊंचाई गेन की है उसको हम h से रिप्रेजेंट करते हैं, और गुरुत्वीय त्वरण यहाँ क्या कार्य कर रहा है नीचे की ओर g।
तो यहाँ उच्चतम बिंदु पर आप देखें तो वेग की दिशा क्या है, यू साइन थीटा 0, तो वेग की दिशा केवल क्षैतिज हो जाती है। और यहाँ वेग और त्वरण के बीच में कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का कोण होता है। एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ समझाना है, उसको जरा देखिएगा। अगर हम ये कल्पना कर लें कि हमारे दोनों तलों पर हमने इस तरह से 90 डिग्री पर समतल दर्पण लगाए हैं और यहां से वस्तु को हमने फेंका है। हम दोनों समतल दर्पणों में वस्तु की गति को देख सकते हैं। तो जरा ध्यान से देखें, यानी कि यहां भी समतल दर्पण है। इसको और बेटरली क्लियर करने के लिए इस तरह से हम मान सकते हैं कि एक समतल दर्पण हमारा यहां लगा हुआ है और एक समतल दर्पण हमारा यहां लगा हुआ है। यानी ये समतल दर्पण इस तरीके से लगे हुए हैं। ठीक है, नीचे इसको क्लियर कर देते हैं, यहां छोड़ दीजिए। चलिए, वस्तु को यहां से फेंका गया, यानी यहां से, और जब हमने फेंका है u वेग से क्षैतिज से थीटा कोण पर, धीरे 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 वस्तु इस प्रकार से चल रही है और ये इस प्रकार से अपने पथ को पूरा करती है। मान लीजिए वस्तु ए बिंदु से चलना शुरू हुई और यहां किसी P बिंदु पर पहुंची है। तो अगर हम इसकी गति को यहां देख रहे हैं, इस समतल दर्पण में देख रहे हैं, तो हमें कैसी गति दिखाई देगी, गेंद इस तरह से चलती हुई दिखाई देगी और यहां तक पहुंच चुकी है गेंद। यानी अगर हम क्षैतिज दिशा वाले समतल दर्पण पर देख रहे हैं तो हमें गेंद यहां से सीधे हुए चलती हुई दिखाई देगी। और किस वेग से, क्योंकि इस दिशा में वेग है u cos थीटा, तो इस दिशा में वो u cos थीटा सामान्य वेग से अत्वरित गति करती हुई दिखाई देगी, कोई त्वरण नहीं होगा। तो यहां से यहां तक अगर तय की गई दूरी हमने x ली है और समय लगा है t, तो सिंपली यहां इस दिशा में अगर हम लें क्षैतिज दिशा में, तो दूरी बराबर क्या होगा, सिंपली चाल u cos थीटा और गुणा समय। तो क्षैतिज दिशा में कहीं पर भी आप गति ले रहे हैं तो इस प्रकार की गति हमें दिखाई देगी। सेम टाइम उसी समय में अगर हम इस समतल दर्पण में स्टडी करें तो क्या दिखाई देगी, गेंद हमें धीरे 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 ऊपर उठती हुई दिखाई देगी और P बिंदु पर हमें यहाँ दिखाई देगी। यानी उसने इतने समय में ऊर्ध्वाधर दूरी y तय कर ली। तो जब हम इस दिशा में देख रहे होंगे तो गेंद ने y दूरी तय की ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर और सिंपली त्वरण चूंकि कार्य कर रहा है नीचे की ओर, तो इक्वेशन क्या इस्तेमाल करेंगे, h बराबर ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो h की जगह तो आएगा y, चूंकि ये y दूरी तय की है यहाँ से यहाँ तक। ऊर्ध्वाधर दिशा में प्रारंभिक वेग क्या है, u साइन थीटा, तो h बराबर ut और माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो इस प्रकार से ऊर्ध्वाधर दिशा में हम गति का अध्ययन कर सकते हैं। तो यहाँ केवल आपको ये बताने का प्रयास किया गया है कि प्रक्षेप्य गति दो प्रकार की गतियों का संयोजन है, या प्रक्षेप्य गति का अध्ययन हम दो प्रकार की गतियों को मिला करके कर सकते हैं। एक क्षैतिज दिशा में गति जो कि अत्वरित गति होती है और उस दिशा में वेग होता है u cos थीटा, और दूसरी गति है ऊर्ध्वाधर दिशा में जो कि गुरुत्व के अंतर्गत गति हो रही है और वहाँ प्रारंभिक वेग होता है u sin थीटा। और ये दोनों गतियाँ स्वतंत्र रूप से अलग अलग अध्ययन की जा सकती हैं और प्रक्षेप्य गति उन दोनों गतियों का संयोजन है। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस प्रकार से गति हो रही है प्रक्षेप्य की। ठीक है, तो अब हम लेकर के चलेंगे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें, जिसमें पूछा जाता है कि प्रक्षेप्य का पथ होता किस प्रकार का, ये वृत्ताकार है, परवलाकार है। तो एक्चुअल में प्रक्षेप्य का पथ होता है परवलाकार। ठीक है, तो यही हम यहाँ क्वेश्चन लेकर के चलेंगे। हमसे पूछा जाएगा कि स्पष्ट कीजिए या सिद्ध कीजिए प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है। ठीक है, तो हम यहाँ लेंगे, इसको भी अब हम हटा दें, टॉपिक चेंज है हमारा टॉपिक। अब है हमारा टॉपिक सिद्ध करो प्रक्षेप्य का पथ
परवलयाकार होता है। ये फिलहाल हम कोणीय प्रक्षेपण के लिए लेकर चलेंगे, जब उसे किसी क्षैतिज से किसी थीटा कोण पर फेंका जाता है। तो हमने यही एज्यूम किया है कि माना किसी वस्तु को हमने u वेग से क्षैतिज से थीटा कोण पर फेंका है और वो इस प्रकार के पथ पर गति कर रही है। ये उसका उच्चतम बिंदु लिया है, ये प्रारंभिक बिंदु A, ये है बिंदु B और ये है बिंदु C। अगर हम इसके प्रारंभिक वेग के घटक देखें तो क्षैतिज दिशा में जो ये घटक है ये है u cos थीटा, और ऊर्ध्वाधर दिशा में जो उसका घटक है वो है u sin थीटा। ये हमने एज्यूम किया कि वो t समय में किसी बिंदु P पर पहुंचता है और इतने समय में उसके द्वारा तय की गई ऊर्ध्वाधर दूरी y और क्षैतिज दूरी है उसके द्वारा तय की गई x। ठीक, तो माना किसी वस्तु को u प्रारंभिक वेग से क्षैतिज से थीटा कोण पर प्रक्षेपित किया गया है। ठीक है, वस्तु t समय में क्षैतिज दूरी x तथा ऊर्ध्वाधर दूरी y तय करती है। ये खाली हमने एज्यूम किया और ऑन फिगर ये भी आपको दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले तो हम देखें, जो हमने u उसका प्रारंभिक वेग है उसका क्षैतिज घटक क्या है। तो वस्तु के प्रारंभिक वेग का क्षैतिज घटक, इसे हम ux भी कह सकते हैं, यानी x यानी क्षैतिज दिशा में उसका जो वेग है, एंड दैट इज u cos थीटा। और इसी दिशा में यानी प्रारंभ में ही उसका जो ऊर्ध्वाधर घटक है तथा ऊर्ध्वाधर घटक जिसको हम कह सकते हैं uy, एंड दैट इज u sin थीटा। अब क्षैतिज दिशा में भी वस्तु ने दूरी तय की है ऊर्ध्वाधर, और ये हम ले चुके कि प्रक्षेप्य गति में हम दोनों को स्वतंत्र रूप से लेकर के चलते हैं। तो सबसे पहले हम क्षैतिज दिशा में लेकर के चल रहे हैं। तो क्षैतिज दिशा में सिंपली दूरी बराबर चाल गुणा समय, ये फार्मूला हम इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इस दिशा में कोई त्वरित गति नहीं हो रही है। तो क्षैतिज दूरी तय की गई है x, इस दिशा में उसका वेग है u cos थीटा और समय लगा है t। तो यहाँ से हम t का मान ले सकते हैं t इज इक्वल टू x अपॉन u cos थीटा, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको हम लेकर के चलेंगे समीकरण नंबर 1। तो ये है उसकी क्षैतिज दिशा में गति। ऊर्ध्वाधर दिशा में चूंकि गुरुत्व के अंतर्गत गति हो रही है और गुरुत्वीय त्वरण सदैव नीचे की ओर कार्य करता है। अब अगर हम लें ऊर्ध्वाधर दिशा में, तो ऊर्ध्वाधर दिशा में y बराबर uy और माइनस का हाफ gt²। ऊर्ध्वाधर दिशा में उसका वेग है प्रारंभिक uy और जिसका मान हमने लिया है u sin थीटा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो y इज इक्वल टू u sin थीटा इंटू t और माइनस हाफ gt²। समीकरण 1 से t का मान रख दीजिए। तो समीकरण 1 से t का मान रखने पर तो क्या मान आएगा, y इज इक्वल टू u
साइन थीटा और t की जगह आएगा x अपॉन u cos थीटा माइनस जी टी स्क्वायर, तो माइनस हाफ g, और t की जगह है x अपॉन u cos थीटा और इसका स्क्वायर। ठीक है, अब देखें इसको आगे हम किस तरह से फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो y इज इक्वल टू, यहाँ आप देखें तो जस्ट u से क्या हो रहा है, u कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसे हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा। तो y इज इक्वल टू x टेन थीटा और माइनस g अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और इंटू एक्स स्क्वायर। इस फॉर्मेट में भी छोड़ सकते हैं, या y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस g और कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर जाकर के क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा अपॉन 2u स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। यह प्रक्षेप्य पथ का समीकरण है। अब जो ये हमें इक्वेशन दिखाई दे रही है अपने आप में एक परवलय का समीकरण है। परवलय का समीकरण होता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay या वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, यानी ऐसा समीकरण जिसमें x द्विघात यानी डबल पावर में हो, y सिंगल, या y डबल पावर और x सिंगल पावर में हो, वो सिंपलेस्ट, ये सात जो सरलतम है वो रूप है प्रक्षेप्य गति नहीं सॉरी परवलयाकार पथ का। यहाँ देखें एक्स स्क्वायर में और वाई सिंगल पावर में है, तो दिस इज ऑल्सो एन इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो यह है एक परवलय का समीकरण है। ये परवलय का समीकरण है, तो सिंपली इसी आधार पर हम कह सकते हैं, अतः प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है। तो प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है। परवलयाकार दोनों तरफ समान रूप से इसकी आकृति बढ़ती चली जाती है, इस प्रकार की प्रक्षेप्य की आकृति होती। सिंपली आप अगर एक अच्छे सही आकार की लौकी लें और उसका नीचे वाला हिस्सा कट कर दें, तो ये अपने आप में एक परवलय की आकृति को रिप्रेजेंट करता है और उसी प्रकार की आकृति होती है। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। सिद्ध करो प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है। इससे रिलेटेड कुछ और टर्म्स नेक्स्ट लेक्चर में हम लेकर के मिलेंगे आपसे जल्दी ही। इसको तैयार करिए, और पेपर के हिसाब से भी, कॉन्सेप्ट के हिसाब से भी बहुत सारी जगह इस्तेमाल होता है ये। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसी से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आएंगे। जब जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।